Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, your HKAO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है, अगेन शॉर्टी नोट सीरीज का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंटेक्चुअल जीके का टॉपिक है, मींस कंटेक्चुअल करंट अफेयर्स का, विच मींस कि अभी हाल में ऐसी कोई चीज़ हुई है जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से है क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक जो है वो उसके ऊपर अभी काफ़ी खासी बहस और काफ़ी गहमा गहमी हुई है, क्योंकि जो लॉसेस में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी विभाग जो है, पावर हमारे यहाँ कितना ज़्यादा एक अहम मुद्दा है। ये आपको पता होगा अगर आप फॉलो कर रहे हैं कुछ हालिया पिछले 4-5-6 महीने की न्यूज़ तो ठीक है। इन केस अगर नहीं पता है तो मोटे मोटे तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी खबर क्या है और इसके आगे पीछे जो बैकग्राउंड है इसका वो क्या है, ठीक है। इसमें आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट हुआ है उसके बिल में, जो 2003 के बाद हुआ है ना। 2003 का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें अमेंडमेंट किया गया है, अभी हुआ है, ये अगस्त की खबर है। तो जैसे मैंने कहा कंटेक्चुअल जीके है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन के लिहाज से। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम शॉर्टी नोट सीरीज़ में कोई टॉपिक करते हैं, दोज आर द काइंड ऑफ टॉपिक्स जो हमें लगता है कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उसके बारे में आपको जानकारी वैसे भी होना बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको ओवरऑल करंट अफेयर्स के बारे में अगर आप जानकारी रखेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म में आपके जीके के लिए बहुत बेटर रहेगा, है ना। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ करंट अफेयर्स इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ द जीके। अगर आपका करंट अफेयर्स मजबूत होगा तो आपका जीके भी मजबूत होगा। अब जैसे जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे तो आपको पता ही है कि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको मिलती है 100% फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल आपके घर बैठे हुए। आपको कोई कूपन कोड जो है वो अप्लाई नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई इस तरह की झंझट नहीं है। हम पढ़ाई करेंगे, फुल ऑन करेंगे और बिना किसी शॉर्टकट के करेंगे। हाँ, फटाफट करेंगे वो बात अलग है, ठीक है, ओके। अब इसमें बात कर लेते हैं हम कि न्यूज़ में क्यों है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बात बोली आपसे कि न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हुआ है, अगस्त में हुआ है, 8 अगस्त आप यहाँ पे डेट पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। 8 अगस्त 2022 को हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया है। अमेंडमेंट मतलब ऑलरेडी एक बिल एग्जिस्ट करता था, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसमें रिफॉर्मेशन किए गए हैं ना, अमेंडमेंट किए गए हैं। ये इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, विच यू नो हमारा लोअर हाउस है, ठीक है। अब इसको अगर आप बात करते हैं तो इसमें क्या प्रपोजल्स आए हैं, इसमें कुछ प्रपोजल्स आए हैं जो कि बात कर रहे हैं कुछ चेंजेस करने के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, जो कब था 2003 का, ठीक है। इसका जो एक्ट था उसमें कुछ संशोधन करने की बात की जा रही है। अब इसको आपको कहा जाएगा कि ये होने के बाद, जब ये एक बार प्रपोज कर दिया गया, ला दिया गया टेबल पे, उसके बाद इसको डिलिब्रेशन के लिए या इस पे आगे की कार्रवाई करने के लिए उसको कहाँ भेजा गया है, उसको भेजा गया है स्टैंडिंग कमेटी के पास, ठीक है, फॉर फर्दर डिलिब्रेशन। अब इसमें जब आप बात समझते हैं तो देखिए इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है इसमें। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें डिस्कॉम्स के ऊपर बात हुई है। डिस्कॉम्स क्या होते हैं, डिस्कॉम्स अगर अभी आप टर्म आगे भी पढ़ेंगे तो मैं आपको पहले ही बता दूं, डिस्कॉम्स पे बात हुई है, जिसको हम कहते हैं बेसिकली डिस्कॉम्स आप कहते हैं मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप बात करते हैं ना, मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं, ये प्रोवाइडर्स की हम बात करते हैं, मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक आदमी के हाथ से निकल के आप मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे हैं। मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज या प्रोवाइडर के तौर पे आप इसको कह सकते हैं, सर्विसेज या लाइसेंस या प्रोवाइडर, जो भी आप इसको समझना चाहें आप इसको उस तरह से समझ सकते हैं। मतलब व्हाट डू मीन बाय दिस, आपको ये समझ में आ रहा है दैट यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल लेवल पे चीज़ें जो हैं वो अब डिस्कॉम्स के ऊपर हो रही है। मतलब एक तरह से आपको मालूम है, जब वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, आपको मालूम है बदलते हुए भारत के स्वरूप में चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइज होती जा रही है ना। प्राइवेटाइजेशन पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। देयर वाज अ टाइम जब इलेक्ट्रिसिटी जो हुआ करती थी वो सिर्फ आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के हाथ में थी या गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी, है ना। पूरा जितना एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मोनोपोली थी वो गवर्नमेंट की थी, जैसे रेलवेज पे थी, है ना। धीरे धीरे चीज़ें परिवर्तित हो गई, चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती गई, बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। जैसे आपको मालूम है रिलायंस जो है बहुत बड़ा प्लेयर माना जाता है बॉम्बे में जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू कि डिस्कॉम्स जो हैं वो काफ़ी सारे इसमें आ गए। अब इसमें एक और चीज़ की बात होती है, ये 2 सेटअप करता है। जब हम बिल की बात करते हैं तो ये सेटअप करता है, एक सेंट्रल लेवल पे करता है, एक स्टेट पे करता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी 2 बोर्ड्स को एक तरह से आप कह सकते हैं, कमीशन को एक तरह से आप कह सकते हैं, स्टैब्लिश करता है। ये मैं मिटा दे रही हूँ डिस्कॉम्स,
करता है, जिसमें से आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी की बात हो रही है, रेगुलेटरी कमीशंस जो हैं ये इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, 2 लेवल पे, स्टेट पे और सेंट्रल पे। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस, ठीक है, उनको इस्टेब्लिश करता है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं CERC, ठीक है, ये बोलेंगे हम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को, और इसी तरह वो करता है हर स्टेट के, जिसको हम कहते हैं SCRC, ठीक है। ये 2 आप कह सकते हैं कि 2 बॉडीज़ को वो इस्टेब्लिश करने का, सेटअप करने का काम करता है। नाउ इसमें जब हम आगे देखेंगे तो आप ये पढ़िए कि इसकी ज़रूरत क्या थी, है ना। सबसे बड़ी बात हम बात कर लेते हैं कि एम क्या था। एम हमको ये समझना ज़रूरी है कि अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी विभाग या पावर विभाग जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है नुकसान झेल रहा था। मतलब अगर आप दिल्ली की रिपोर्ट देखेंगे तो दिल्ली में जो रिपोर्ट आई है सामने, मैं उसी का आपको बता दूँ, दिल्ली की एक रिपोर्ट आई है सामने जिसमें कहा गया है कि तकरीबन हमने कितना देखा है, तकरीबन अगर मैं बोलूँ आपसे तकरीबन आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जो मैंने पढ़ा था, एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे पास, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 59,500 करोड़ आई थिंक, ठीक है, जो लॉस है वो जा रहा है इसमें पावर में, ठीक है। और ये अभी का है हालिया, और इससे पिछले साल अगर हम देखते हैं 2019-20 का अगर हम देखते हैं तो तब शायद 34,500 के आसपास था। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है इसका लॉस जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। ये पावर लॉस है जो कि दिल्ली में बढ़ा है अकेले। इसके साथ और भी स्टेट्स हैं, मतलब अगर आप बात करेंगे राजस्थान की, केरला की, पंजाब की, वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में 8 गुना जो है वो लॉसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। उसी तरह अगर आप बात करेंगे केरला की, तो केरला में भी मेरे ख्याल से 53 करोड़ था कुछ पहले लॉस का अमाउंट, वो बढ़ के हो गया 398 करोड़ के आसपास, मतलब इतना ज़्यादा उसमें हो गया है। उसके बाद पंजाब का नाम आता है। पंजाब में पहले भी ज़्यादा ही था, पहले भी मेरे ख्याल से जो लॉसेस थे वो इनकर कर रहे थे वो तकरीबन 331 के आसपास करोड़ के आसपास थे, अब वो बढ़ के 790 करोड़ के आसपास हो गया है ना। तो मतलब क्या हो रहा है कि लॉसेस जो है वो अगर आप देखें तो हर जगह पे जो लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इनकर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और इतना ज़्यादा नुकसान उठाना सरकार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आपको टैरिफ बढ़ाना ही पड़ेगा, और जाहिर सी बात है कि टैरिफ बढ़ाना मतलब क्या, आम आदमी की जेब पर वजन बढ़ना, है ना। तो अभी इसका जो एम है रेगुलेशन का, उसमें क्या क्या है आप देखिए। उसमें सबसे बड़ी बात, वो रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं रेगुलेटरी एंड एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म, जो कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इसमें लाया जा सके, ठीक है। आपको ये समझना होगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंसेस को आपको लाना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंसीज में। मतलब जब आप डिस्कॉम्स की बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रेगुलेशन उसमें टाइटन अप करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा, आपको अपनी रेगुलेटरी जो अपनी आपकी जो भी आपकी वर्किंग है, आपको उसको रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं मिटा दे रही हूँ, ठीक है। हालांकि इसमें आप ये भी मान सकते हैं कि दिल्ली में एक तो सबसे बड़ी बात ये हुई है ना कि दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार ने, आपको मालूम है कि बहुत बड़ी चीज़ हुई थी कि उन्होंने कहा था कि दिल्ली में मुफ्त बिजली, है ना, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी का बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इसको लेके इसलिए ऑपोजिशन ने भी उनको बहुत घेरा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिल्कुल बट्टा जो है बिल्कुल पावर का बैठ गया है दिल्ली में, एक तरह से कहा जा रहा है। क्योंकि लोगों ने जिस तरह से वो किया था, तो मीटर वगैरह लोगों ने क्या किया है, प्रॉक्सी मीटर्स वगैरह घर में लगा लिए, इस तरह की चीज़ें भी, घटनाएं भी हुई हैं, और उसको चेक नहीं किया जा पाया है, रेगुलेट नहीं किया जा पाया है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। मतलब लेकिन टोटल आपको अगर मैं बताऊं, आपको अपने पूरी यूटीज और सब कुछ अगर हम मिला लें अपने स्टेट्स और यूटीज, तो आप मान लीजिए कि 26 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। 26 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे या तो डिफॉल्ट लॉस में जा रहा है, या फिर पेमेंट की गड़बड़ियां भी देखी गई हैं, ठीक है। जो पेमेंट मतलब जो आया जाता है, तो आपको मालूम है कि उसमें भी जो गड़बड़ी है वो देखी गई है। डिस्प्यूट जो है वो पेमेंट को लेकर भी बहुत बड़ा मेजर डिस्प्यूट के भी मामले जो है वो सामने आए हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। टैरिफ को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। डिस्कॉम में अगर आप बात करते हैं तो 5.5 टाइम्स जो है वो लॉसेस जो है वो इनकर किए गए हैं अलग अलग डिस्कॉम्स की, जब वो देखी गई थी, उसकी जो पूरी रिपोर्ट आई थी उसमें। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि उसमें पेमेंट सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा मुद्दा है, क्योंकि डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अब जो ये बिल आया है उसमें पेमेंट सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। उसमें क्रॉस सब्सिडी को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, जिसमें क्रॉस सब्सिडी में क्या किया जाएगा, क्रॉस सब्सिडी आप कह सकते हैं कि जिसमें फंडिंग जो होगी वो क्रॉस सब्सिडी में कैसे होगी वो देखा जाएगा। पेमेंट
पेमेंट किस तरह से वर्क किए जाएंगे ये देखा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें देखी जा रही हैं। पेमेंट सिक्योरिटी या पेमेंट स्क्रूटनी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा लाइसेंस का ये देखा जाएगा। पहले एक्ट में क्या था, पहले ये था कि आप जो डिस्कॉम्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपने ही नेटवर्क पे, अपने लोकल नेटवर्क पे उनको जो है सर्विस प्रोवाइड करानी थी। अब ये बिल में जो संशोधन हुआ है वो ये हुआ है कि अब वो चाहे तो एक दूसरे के उस पर भी कर सकते हैं। डिस्कॉम्स जो है वो बेसिकली आपको कह सकते हैं ओपन एक्सेस उनको देना होगा एक दूसरे के नेटवर्क को भी। हाँ, वो उनसे चार्जेस जरूर ले सकते हैं। ये चेंजेस जो हैं ये बिल के तहत आए हैं, ठीक है। अब नीड क्या है आप ये समझ लीजिए कि पावर सेक्टर हैज बीन रीलिंग अंडर द प्रेशर ड्यू टू फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये तो हम अभी डिस्कशन कर ही रहे हैं, ठीक है। हर लेवल पे जो है हम लॉस में जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इस तरह से हुआ तो आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी विद अ कंट्री लाइक इंडिया। हमारे पावर रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा है कि अगर हमने फिक्स नहीं की प्रॉब्लम को तो कल को जाके ये बहुत मेजर इशू के तौर पे उभर जाएगी, ठीक है। एंटायर सप्लाई चेन जो है पावर सेक्टर में हैज़ बीन स्ट्रेस्ड ड्यू टू पेमेंट रिलेटेड इशूज़। जैसे मैंने कहा कि इसी वजह से पेमेंट सिक्योरिटी को खासा ध्यान जो है पेमेंट सिक्योरिटी पे दिया जा रहा है। मतलब इतना दिया जा रहा है कि आप कह दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी शेड्यूल्ड या डिस्पैच नहीं होगी जब तक डिस्कॉम के उस पर पैसा नहीं आ जाता या डिस्कॉम उसका पेमेंट नहीं कर देता, ठीक है। इतने पावर आप कह सकते हैं, इतना सिक्योरिटी जो है चेक किया जा रहा है पेमेंट के लेवल पे। अब इसमें आप कह सकते हैं कि बिल एम्स टू स्ट्रीमलाइन द पेमेंट फ्रेमवर्क, एम्पावर रेगुलेशन एंड एनकरेज कंपटीशन इन द सेक्टर। अब क्या हो रहा है इस बिल के तहत, अब वो क्या करने की बात कर रहे हैं कि आपके जो भी पेमेंट चैनल्स हैं आप उसको स्ट्रीमलाइन कीजिए। मतलब आपका जो पैसा आता है या आपका जो फ्रेमवर्क है उसको आप ऐसा कीजिए कि वो सुचारू रूप से काम करे, ठीक है। उसको आप मजबूती दीजिए, पहली चीज़। दूसरा ये बात कर रहा है एम्पावर करने की रेगुलेटर्स को, कि जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं और जो भी रेगुलेशन है दैट शुड बी इन प्लेस, ठीक है। इसमें जो कहीं पे भी कोताही बरती जा रही है, कहीं पे भी जो लूप होल्स हैं उसको आपको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता जा रहा है। और आपको कंपटीशन बढ़ाना है। कंपटीशन क्यों बढ़ाना है? क्योंकि जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, जितने ज़्यादा कंपनीज बिड करेंगी, जितने ज़्यादा प्लेयर्स रहेंगे मार्केट में, उतनी कॉम्पिटिटिव आपको मालूम है कि उतनी ज़्यादा मुनाफा होगा, उतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आएगी, जो कि लोअर से लोअर जो है वो बिड करने की कोशिश करेंगे। और लोअर प्राइसिंग जब बिड करने की कोशिश करते हैं, जब आपको मालूम है बिडिंग होती है तो आप लोअर कोड डालने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बिड जो है वो मिल जाए, राइट। तो आपको मालूम है कि ये आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस। नाउ जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की स्पेसिफिकेशन ऑफ द बिल, चॉइस ऑप्शंस क्या क्या हैं। बिल प्रपोजेस अ फ्रेमवर्क टू अलाउ कंज्यूमर्स टू चूज बिटवीन डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। मतलब अब ये हो रहा है कि अब आपके पास ये एक सहूलियत है जो कि कंज्यूमर्स के पास आ रही है कि आपको अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आपको जिसका, जैसे हमारे यहाँ हमारे पास उसकी चॉइस रहती है ना, जब हम क्या बोलते हैं, जैसे हम सिम कार्ड लेते हैं या हम, आपको मालूम है कि हम केबल कनेक्शन लेते थे पहले, अभी, या फिर हम ये आजकल जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है इंटरनेट के लिए कि हम जो भी हमें ठीक लग रहा है, जिसकी भी प्राइसिंग या जिसके भी टैरिफ हमें बेटर लग रहा है, हम उसको चूज़ कर ले, है ना, जिसकी भी सर्विसेज हमें बेटर लग रही हैं। तो अब इस तरह का, पहले इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास कोई इस तरह का कोई, आप कह सकते हैं कि हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता था। अब वो चीज़ जो है हमें मिलेगी। मतलब क्या, अब ये कह सकता है कि कंज्यूमर्स के पास ये ऑप्शन होगा कि अलग अलग जो भी डिस्कॉम्स हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, उनके बीच में वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी की। मतलब क्या, ये फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी, ECEA का नाम है, जो कि डील करेगा कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड डिस्प्यूट इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। जो भी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट होंगे उनके लिए एक अलग से डेडिकेटेड बॉडी बनाई गई है और वो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था, पहले बहुत लंबा इसके लिए चैनल था। मतलब आपको एक जगह जाना है, फिर आप दूसरी जगह रेस करेंगे, फिर तीसरी जगह जाएगा। अब उन्होंने एक डेडिकेटेड क्या बना दिया है, पूरा का पूरा डेडिकेटेड उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, एक अथॉरिटी बना दी है और वही इससे पूरी तरह डील करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से आप इसमें क्लैरिटी आएगी, एक तरह से इसको फास्टन आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इलेक्ट्रिसिटी का, अब एक से ज़्यादा स्टेट में भी हो सकता है। पहले क्या होता था, वो एक स्टेट में करते थे, अब चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एक से ज़्यादा स्टेट में भी जो डिस्कॉम्स हैं वो कर सकते हैं। नाउ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं,
अब ये रिक्वायर करता है ऑल लाइसेंसीज टू परचेज और प्रोड्यूस अ मिनिमम स्पेसिफाइड क्वांटिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अब यहाँ पे फोकस, जैसे आपको मालूम है कि अभी हम अगर कंट्री की बात करते हैं अपनी, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा फोकस जो है काहे पे चल रहा है, वी आर फोकसिंग लार्जली अपॉन थिंग्स लाइक कि हमें रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। आपको मालूम है कि ई रिक्शा, ई व्हीकल, उस पर भी इंडिया का भी बहुत ज़्यादा फोकस है। सो वी आर ट्राइंग टू डू, क्या करना की कोशिश कर रहे हैं हम कि किसी तरह से जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको हम रिप्लेस कर सकें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के साथ। तो ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या बात हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, कि रिक्वायर कर रहा है जितने भी लाइसेंसीज होंगे, ठीक है, जिनको भी लाइसेंस मिले हुए हैं उनको परचेज करना पड़ेगा या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, या तो आप खरीदो या आप प्रोड्यूस करो, ठीक है। क्या मिनिमम स्पेसिफाइड क्वांटिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, आपके पास उन्होंने एक, आप कह सकते हो कि एक लिमिट तय कर दी है कि इतनी जो है आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी या आपको पुट आउट करनी पड़ेगी। वो आपके पास है, वेल एंड गुड, आप उसको प्रोड्यूस कीजिए, नहीं है तो आप उसको खरीदिए, ठीक है, वो किया जाएगा। परसेंटेज आपका जो टोटल आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसका कुछ परसेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से होना चाहिए, ये बात उन्होंने स्पेसिफाई कर दी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सॉरी सिलेक्शन कमिटी की, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी में जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन है, ये आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। इसमें चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, मेंबर होंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के, जिनको आप APTEL बोलते हैं, और सेंट्रल और स्टेट रेगुलेटरी कमीशंस, जैसे मैंने आपको बताई दिया, इनिशियली हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। और ECEA के बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि क्या है, ECEA एक स्पेसिफिकली रेगुलेटरी उन्होंने बॉडी बना दी है, एक डेडिकेटेड बॉडी उन्होंने बना दी है इसके लिए, वो भी अपन अभी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर है, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रही हूँ, ठीक है। नाउ ग्रेडेड रिविजन क्या है टैरिफ पे। अब टैरिफ मतलब क्या, कितनी कीमत, अपन जाते हैं ना होटल में पूछते हैं कि भैया आपके रहने का रूम का क्या टैरिफ है, क्या भाड़ा है, मतलब वो, ठीक है, टैरिफ। अब ग्रेडेड रिवीजन किया जाएगा टैरिफ का मतलब क्या, ऑल्सो सीक टू अमेंड सेक्शन 62 ऑफ द एक्ट, इसमें अमेंड किया जाएगा कौन सा, 62 ऑफ द एक्ट, जिसमें प्रोविजन बनाए जाएंगे किसके, आपको मतलब बेसिकली ये है कि आपका जो टैरिफ की जो प्राइसिंग है, जो भाड़ा आप लेते हो उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, है ना, उसमें आपको संशोधन करना पड़ेगा, उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो लॉसेस हैं जो इनकर हुए हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी भरपाई करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको उनको कोई ना कोई जो आपका डेट है उसको तो भरना पड़ेगा ना, पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। और वो कहाँ से होगी, जाहिर सी बात है कि अपनी जेब से तो करेंगे नहीं, या सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगेंगे तो वो भी नहीं देगी, फंडिंग कितना देगी, है ना, उसके पास भी एक अमाउंट है जिससे ज़्यादा वो नहीं दे सकती, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको टैरिफ जो है बिसाइड मैंडेटरी फिक्सिंग ऑफ मिनिमम सीलिंग आपको करनी पड़ेगी, और मिनिमम टैरिफ जो है वो आपको एप्रोप्रिएट कमीशन आपके हिसाब से उस पर सेट करेगा, ठीक है। अब इसमें आप कह सकते हैं प्रोवाइड्स फॉर अमेंडिंग सेक्शन 166 टू स्ट्रेंथन द फंक्शन दैट विल बी डिस्चार्ज बाय द रेगुलेटर्स। तो आपको ये चीज़ें भी क्लियर होनी पड़ेंगी, ठीक है। नाउ पेनल्टीज, पेनल्टीज की बात कहाँ से आ गई, प्रपोज करता है पेनल्टीज इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय लाइसेंसीज इन मीटिंग द ऑब्लिगेशन के। अगर भैया जो लाइसेंसीज हैं, अगर उन्होंने जो कमिटमेंट किया है, जो उन्होंने बोला है कि हम ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, या ये चीज़ हम इतनी देर में प्रोवाइड करेंगे, या इतने टाइम फ्रेम में आपको करेंगे, या फला फला करेंगे, इतने टैरिफ पे करेंगे, जो भी चीज़ उन्होंने आपसे वादा की है, जो भी चीज़ उन्होंने कमिट की है, अगर वो उसको नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रपोज करने की बात हुई है कि आपको पेनल्टी आप लिवाई कर सकते हो, अगर नॉन कंप्लायंस होगा लाइसेंसी से, कि अगर आप अपने ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर पाए तो, ठीक है। ऑपोजिशन क्यों हो रहा है बिल का, अब जाहिर सी बात है ये बिल जो है वो आ गया है, लेकिन अब एक बिल जो है वो सीधे सीधे लोकसभा में पारित होता नहीं है, ठीक है। उसमें ऑपोजिशन कुछ बोलते हैं, जो रूलिंग पार्टी है कुछ बोलती है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो जाहिर सी बात है कि इस बिल की भी ऑपोजिशन हो रहा है, ठीक है। वो भी कह रहे हैं कि भाई इसमें दिक्कतें हैं। अब वो क्या दिक्कतें हैं, पहली बात आप ये समझ लीजिए कि बिल जो है वो फेस कर रहा है क्रिटिसिज्म, क्योंकि डाइल्यूट ऑफ पावर ऑफ द स्टेट एंड शिफ्ट टू द सेंट्रल एंड इट्स एजेंसी। अब ये बात आप कर रहे हैं कि अपने यहाँ जब अपन बात करते हैं कि हमारे यहाँ फेडरल लेजिस्लेचर है ना, मतलब आपको मालूम है कि सेंट्रल के पास पावर है, स्टेट के पास पावर है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कौन देखता है, स्टेट्स देखते हैं, ठीक है, मतलब ये उनके अंदर आता है, स्टेट्स मैटर जो है। लेकिन अभी जो आपने कहा है कि रेगुलेटरी बॉडी जैसे आपने बना दी है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो आपने बनाया है, उसने बहुत ज़्यादा, उसको पावर कहाँ से मिल गए हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि काफ़ी कुछ जो पावर है वो सेंटर के पास चला जाएगा और उसकी एजेंसीज के पास चला जाएगा, और स्टेट्स के पास से पावर जो है वो ले लिया जाएगा, या उसका पावर बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाएगा। तो ये एक रीज़न है, ठीक है।
दूसरा रीजन जब हम देखते हैं तो क्रिटिक क्या कह रहे हैं, बिल अलाउ करता है प्राइवेट प्लेयर्स को एन ईजी एंट्री इनटू इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, दस ग्रांटिंग देम एन अनड्यू एडवांटेज। अब इसमें दूसरी बात जो बहुत बड़ी आ रही है कि आपको मालूम है अनड्यू एडवांटेज की बात आ रही है। अडानी साहब जो हैं आपको मालूम है दुनिया के, अभी तक तो भारत की बात हो रही थी, दुनिया के फोर्ब्स मैगजीन ने कह दिया है कि सेकंड रिचेस्ट आदमी बन गए हैं, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं कि अभी 631 नंबर इंडिया में रिच होने के थे उनके, कुछ 2012 में वो 631 या कुछ नंबर पे थे, इंडिया के 631 या समथिंग रिचेस्ट आदमी थे, और वो पूरी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट आदमी बन गए हैं। मतलब आप एलन मस्क के बाद उन्हीं का नाम आ रहा है अभी, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि जब अनड्यू एडवांटेज की बात हो रही है तो क्या होता है, ठीक है। जब ज़रूरत से ज़्यादा अनड्यू एडवांटेज दिया जाए किसी एक आदमी को या मिलता जाए तो कहाँ से कहाँ तक वो तरक्की कर लेता है, ठीक है। अब इसमें आप बात कर लीजिए कि क्रिटिक क्या कहते हैं यहाँ पे कि प्राइवेट प्लेयर्स को जब आप ले आएंगे, मतलब आप बड़ी बड़ी उसमें जब प्राइवेट प्लेयर्स को ले आएंगे, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, रेलवेज़ की बात कर लीजिए, ONGC की बात कर लीजिए, जब ये बड़ी बड़ी जो आपके उद्योग हैं, जो बड़ी बड़ी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर आप इनको प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे देंगे तो कहीं ना कहीं ये इनकी आप कह सकते हैं कि उनको अनड्यू एडवांटेज मिलेगा, और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वो अपना फ़ायदा देखेंगे, जिससे मासेस का एक्सप्लॉयटेशन होगा। ये पब्लिक इंटरेस्ट में, ये सिटीजन इंटरेस्ट में नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर द प्राइवेट प्लेयर्स एंड उनका जो मकसद है वो पैसा कमाना या पैसा बनाना है, लोगों की या देश सेवा करना नहीं है, ठीक है। तो ये आप चीज़ कह रहे हैं, कहीं ना कहीं अनड्यू एडवांटेज उठाएंगे, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा काफ़ी सारी चीज़ों में, ठीक है। तो आप इस पर एक बात बोल सकते हैं। दूसरी बात जब हम बोलते हैं कि जैसे आपने कई जगह ये भी देखा होगा ना कि इस पे जो क्वेश्चन उठ रहा है वो ये हो रहा है कि आपको कई जगह भी आपने अभी न्यूज़ में एक सुना होगा कि एक पुल का उद्घाटन हो रहा था, उद्घाटन होते होते बहुत बड़ा टेंडर उसका गया था, बहुत पैसों में जाके वो बना है पुल, प्राइवेट उसको दे दिया गया, ठेकेदार को दे दिया गया, उसने बना दिया पुल, और जैसे ही उसका उद्घाटन हो रहा था, उद्घाटन होते होते ही वो पुल जो है वो ढह गया, ठीक है। मतलब उसी दिन वो पुल ढह गया, बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। तो बात ये है कि इसमें आप एक तरह से अकाउंटेबिलिटी जो है, या आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो है वो क्वेश्चन में आती है, ठीक है। तो आपको ये मालूम है कि कई बार आप ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट प्लेयर्स अगर आएंगे तो उतनी ही निष्ठा से काम करेंगे या उतने ही अच्छे से काम करेंगे जितने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अदर मेन कंसर्न इज द बिल विल मेक इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल फॉर बोथ ऑर्डिनरी पर्सन कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स बाय एंडिंग ऑल सब्सिडीज। मेन कंसर्न, बिल विल मेक इलेक्ट्रिसिटी अनअफोर्डेबल। क्यों होगी अनअफोर्डेबल? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब देश में होता है कोई चीज़ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की होती है तो उसमें आपको क्या किया जा सकता है, उसमें सब्सिडी दे दी जाती है ना, फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है, या आप कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी पावर जो है कंज्यूमर्स को भी दे दी जाती है कि इतना इतना जो बिल होगा सब्सिडाइज होगा। जैसे आपको मालूम है कि किसी अगर आप जैसे नर्मदा प्राधिकरण से अगर आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसमें आता है कि भाई अगर आप फला फला उससे जुड़े हुए हैं तो आपको बिल में इतना सब्सिडी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो ये अनअफोर्डेबल हो जाएगा। जो सब्सिडी वाला फंडा है वो पूरी तरह हटा देंगे, क्योंकि अपनी जेब से क्यों देंगे, आपको क्यों सब्सिडी देंगे जब वो गवर्नमेंट की तरफ से है नहीं, शासन की तरफ से है नहीं, उनका पैसा खर्च हो रहा है तो वो तो वसूलेंगे। तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा क्या किया जा रहा है, अपोज किया जा रहा है बिल को। There are concerns that the amendment will give more power to the centre in appointment and removal of the members of regulatory body, thereby reducing the role of the state. जैसे मैंने कहा कि इसमें एक्चुअली ये कहा जा रहा है, जो अपोजिशन कह रहा है वो कह रहा है कि अभी तक क्योंकि बिजली वगैरह जो है वो स्टेट का मामला है ना, उनका मामला रहा है, तो इसमें क्योंकि आप जिस तरह का कमीशन बना रहे हैं, जिस तरह का आप कमीशन गठित कर रहे हैं उनके पास, और स्पेशली जब रेगुलेटरी बॉडी क्योंकि आपके हाथ में है पूरी हर तरह से, तो उनमें ये कहा जा रहा है कि उसमें जो मेंबर्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडी आप उनको कैसे रखेंगे, कैसे हटाएंगे, ये पावर्स जब आपके हाथ में निहित हो जाएंगे तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि सेंटर का एक जो की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और स्टेट का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज हो जाएगा, जिससे आगे चल के अगर आप देखते हैं तो फ्यूचर में अगर आप देखते हैं तो उसमें दिक्कतें आने के चांसेस हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर स्टेट की रिक्वायरमेंट अलग है, हर स्टेट की अपनी ज़रूरतें हैं, हर स्टेट में अपना बजट होता है, तो वो कहीं ना कहीं अगर वो इस तरह का वो ओवरलैपिंग होगी तो उसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नाउ इफ द सेंटर डिक्टेट्स द मिनिमम लेवल ऑफ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन फॉर स्टेट, द लैटर्स पावर आर रिड्यूस्ड। अब इसमें अगेन वही वाली बात आ गई कि सबसे बड़ा ऑपोजिशन का मामला ही यही है। ऑपोजिशन सबसे बड़ा जो तर्क दे रहा है वो ये है कि भाई सेंटर को
आप ज़रूरत से ज़्यादा पावर जो है, अथॉरिटी जो है वो पावर सेक्टर में दे रहे हैं, ठीक है। और पहली बात, इसका मिसयूज़ होगा, इसको अलग तरह से देखा जाएगा, इसको अलग तरह से एक्सप्लॉयटेशन जो लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप अनड्यू एडवांटेज जो है वो मिल जाएगा प्लेयर्स को। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि आपने स्टेट का जो रोल है आपने बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज हो जाएगा। एक तो आप अथॉरिटीज़ को, आप रेगुलेटरी बॉडी के जो अपॉइंटमेंट है या उनका रिमूवल है वो आपके हाथ में है। दूसरी बात, आप क्या कह रहे हैं कि आप जो रिमूवल, ये जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन का जो आप फंडा लाए हैं उसमें जो मिनिमम लेवल आपने तय किया है, ये भी कौन कर रहा है? सेंटर कर रहा है, ठीक है। ये भी जब स्टेट्स के लिए जब सेंटर कर रहा है इसको, मिनिमम लेवल ऑफ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन सेंटर के लिए जब वो तय कर रहा है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये फिर आपके पास सेंटर ने इतना ज़्यादा अपनी अथॉरिटी ले ली है कि ये भी जो पावर है वो भी स्टेट के हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके ऊपर अपोजिशन इसको बहुत ज़्यादा अपोज कर रहा है, एंड अपोजिशन कह रहा है कि बहुत ज़्यादा सही नहीं है, या लॉन्ग रन में इसके इम्प्लीकेशंस हमें झेलने पड़ेंगे, या लॉन्ग रन में इसके इम्प्लीकेशंस ठीक नहीं होंगे, ठीक है। जैसे प्राइवेटाइजेशन को लेके बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मुद्दा है ना, प्राइवेटाइजेशन को लेके ये बात हो रही है कि ये आज देखने में, सुनने में सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे या समझेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा हालात जो हैं वो टफ हो सकते हैं, सिचुएशंस जो हैं वो बहुत हाथ से निकल सकती हैं। बहुत ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स जब आ जाएंगे मार्केट में, और स्पेशली जब मेन मशीनरीज आप जो हैं, जो जिसको आप कहते हैं कि नेशनल मशीनरीज अगर आप उनके हाथ में दे देंगे तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म की शुरुआत हो जाएगी। जो सोशलिज्म का जो ढांचा है इंडिया का, आप कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, आप कैपिटलिस्ट स्टेट बना देंगे, और ये दिक्कतें हमें बहुत लॉन्ग रन में और बहुत भारी हम पे पड़ सकती हैं, ठीक है। तो उसी तरह का जो अपोजिशन है वो इस मामले में भी यही कह रहा है। गवर्नमेंट का स्टैंड इस पर क्या है ये भी समझ लीजिए। गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है कि बिल इन नो वे टेक्स अवे द प्रोविजन एंड सब्सिडीज ऑफ द फार्मर। उन्होंने ये कह दिया है कि देखो भाई, ये जो आपको सबसे पहले आपने मुद्दा उठाया था क्या कि सब्सिडाइज्ड रेट्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, तो उन्होंने कह दिया कि बिल में हम ये बात क्लियर कर दें कि फार्मर्स की सब्सिडी जो है वो पूरी तरह से कभी भी ख़त्म नहीं होगी। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन या मकसद नहीं है कि हम फार्मर्स को सब्सिडी नहीं देंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये बात क्लियर की है अपनी। दूसरा, उन्होंने कहा है कि अमेंडमेंट्स आर एम्ड एट इंप्रूविंग द एफिशिएंसी इन द सेक्टर एंड विल नॉट रिड्यूस द स्टेट्स रोल। इस पे आपने दोनों ही मुद्दे जो सुने, जिस पे सबसे ज़्यादा जो है वो बैंग हुआ था ऑपोजिशन टेबल, ठीक है। उन्होंने दोनों ही मुद्दों पे ये बात बोल दी है कि हमारा जो बेसिकली हमारा जो एक आप कह सकते हैं विजन है वो ये है कि जो लॉस में जा रहा है, जो इतने ज़्यादा लॉसेस इनकर हो रहे हैं, वो लॉसेस को हम किसी तरह से रेगुलेट करें, और हम क्या करें, हम इस तरह की स्ट्रैटेजीज लाएं, या इस तरह के हम पेमेंट सिक्योरिटी मोड लाएं, या आप कह सकते हैं इस तरह के हम अमेंडमेंट्स लाएं जो कि बेसिकली वो इंप्रूव कर सके एफिशिएंसी सेक्टर में। और ये जो लॉसेस इनकर हो रहे हैं, जो लगातार घाटे में जाता जा रहा है, जो लगातार घाटे में चीज़ें जाती जा रही हैं, और इतना ज़्यादा घाटा जो है बढ़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, उसको हम किसी तरह से कम करें, नियंत्रित करें। और हमारा इसके अलावा हमको सिर्फ उसको सुचारू रूप से उस सेक्टर को, पावर सेक्टर को, या अपनी पावर रिक्वायरमेंट को हमें रेगुलेट करना है। इससे ज़्यादा हमारा और कोई इंटेंशन नहीं है इसमें हस्तक्षेप करने का, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि स्टेट्स का रोल रिड्यूस हो, ठीक है। इसमें भी बातें हुई थी जब लोकसभा में इसको डाला गया था, लोकसभा में इसको पेश किया गया था, तब ये बातें हुई थी, और उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ें आगे जाके ठीक हो जाती हैं, न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, तो हम इसको स्टेटस क्वो की स्थिति में भी लाने के बारे में विचार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने ख़त्म कर लिया है, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है, आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपली हमने इसको पढ़ा है, कहीं भी इसमें आपको दिक्कत नहीं आई होगी, आई एम श्योर। सिंपल वे में हमने समझने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात है, हम जब पावर की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें ये समझना है कि जो लॉसेस हो रहे हैं वो क्या थे, और उनको हम अमेंडमेंट बिल के तहत हम उसको किस तरह से एफिशिएंटली कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर नहीं समझ में आया हो इन केस, तो क्या कर सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे जा सकते हो, ओलंपियाड खोलोगे तो पता चल जाएगा, ओपन करके देखोगे तो पता चलेगा कि जीके में तो आपको ये सारे पावर, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, सारे टॉपिक शॉर्टी नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है।
क्लियर। अब बाकी आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आपको हमारे साथ रहना है जुड़ा हुआ, तो आप हमारे किस पे रह सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे, आप फेसबुक के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टा हैंडल के थ्रू हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। आपको कोई भी बाय नाउ वाला फंडा नहीं है, ठीक है। कूपन कोड अप्लाई करना है आगे का पढ़ने के लिए, ऐसा कोई फंडा नहीं है। पूरी 100% एजुकेशन आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितनी चीज़ें हम पढ़ाते हैं, मतलब सिर्फ जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक ही है, उसके अलावा अगर आप देखते हैं CBSE का और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो देखो इतनी सारी लिस्ट है। स्पोकन इंग्लिश, बैंक, इंश्योरेंस, कुछ भी अगर पढ़ना चाहते हो तो सब कुछ कहाँ पे मिल जाएगा, एक ही छत के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे भी बिल्कुल सेम है। हमारे चैनल पे आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कंफ्यूजन है तो क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड आई विल ऑलवेज गेट बैक टू यू। नाउ थैंक यू सो मच।